एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आप सभी का बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में, जहां आज हम बात करेंगे इग्नू बीएचआईसी के ऊपर। बीएएम ये बीजी फर्स्ट ईयर में है अगर आप, और आपके पास सेम कोड है बीएचआईसी 131, तो आप कोड ज़रूर मैच कर लीजिएगा। जिसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लियर अप टू 300 सेंचुरी की, और इस बुक के ऊपर हम चैप्टर नंबर 16 को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 15 किया था। ओवरऑल चैप्टर आपका ख़त्म है, ठीक है। ये लास्ट यूनिट रहने वाली है आपके चैप्टर की। हाँ, इसके बाद आपके एक चैप्टर और है, चैप्टर नंबर 17, ठीक है, जो कि तमिल के ऊपर है कि तमिल साहित्य का विकास कैसे हुआ था। ये हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 17 को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर। नहीं तो एक छोटी सी वीडियो आएगी, अभी नहीं, जब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ करेंगे एक वीक बाद, तो उसमें वो चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 16 के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है कृषक बस्तियाँ, कृषक समाज, ठीक है, एवं नगरीय केंद्रों का विस्तार, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर का नाम रहेगा। प्लीज़ आप इसको आप पढ़ लीजिएगा और एक बार अपना कोड मैच कर लीजिएगा। इफ़ सेम कोड यू हैव, सो प्लीज़ स्टे हेयर till end of the video. And before starting this video, let me tell you one thing, that is, please join our telegram group, link in description box. So please go and join our telegram group and whatsapp group. Telegram group is update yourself, okay, will be updating yourself, and by the whatsapp group you can ask any doubt if you have. So let's go and break it down. तो देखो भाई, सबसे पहले हम जो है पढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत 5 प्रकार के क्षेत्रों में विभक्त था। वो किस तरीके से, आप वो हम देखते हैं। देखो, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि भारत के चारों तरफ किस तरीके से वो विभक्त था इतिहास में, वो हम देखेंगे। तो देखो, पहाड़ और जहाँ वन थे उसको बोला जाता था कुरिंजी, ठीक है। चारगाह जिसमें कम ऊंची पहाड़ियाँ शामिल थी और वो बिखरे हुए वन वगैरह थी, तो उसको बोला जाता था इतिहास में मूल्य, ठीक है, मूल्य। उपजाऊ कृषि मैदान जहाँ होती थी उसको बोला जाता था मरुक्तम। समुद्र का तट जहाँ होता था उसको न्यतल बोला जाता था। जहाँ शुष्क प्रदेश मिले जाते थे वहाँ पालई बोलते थे, ठीक है। ये शब्द हैं। अब आगे देखते हैं। स्टार्टिंग हमने उन डिफरेंस वर्ड से की। प्रायद्वीपीय भारत में कृषि का प्रमाण नवपाषाण युग में मिला है, जिसमें लोग मोटे अनाज और दलहन की खेती वगैरह करते थे। इस समय लोग लोहे के उपयोग भी करते थे। आपको पता है लोहे का उपयोग कई तरीके की विकास को लेकर के है। लोहे से लोगों ने जंगल को काटना शुरू किया। अब जंगल कटा तो ज़मीन दिखी, ज़मीन से फिर उन्होंने कृषि करनी शुरू हुई, और कृषि से वहाँ की अर्थव्यवस्था और उजागर हुई, क्योंकि उपजाऊ बढ़ा। फिर राजाओं ने टैक्स वगैरह लेने भी शुरू किए थे। हमने पिछले चैप्टर में सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी, उत्तर भारत की, है ना। तकनीक वगैरह विकसित हुई। उसी तरीके से दक्कन, जहाँ पर सातवाहन विकसित हुए थे, और दक्षिण भारत में धान की खेती का विस्तार हुआ। कृषि के विस्तार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई, और यही कारण है कि वहाँ वस्तुओं का फैलाव हुआ। फिर सभ्यता विकसित हुई और संस्कृति विकसित हुई। अब आपको समझ आ गया हो कि एक सभ्यता और संस्कृति किस तरीके से विकसित होती है, ठीक है। उनके लिए छोटे छोटे सिम्टम्स होने ज़रूरी है। सबसे पहले लोग वहाँ पे स्थायी रूप से बसते हैं। बसने के बाद वो तकनीकों का उपयोग करते हैं, फिर खेती वगैरह करते हैं। और जब कई सारे समूह एक साथ रहने लगते हैं तो उनकी अलग अलग संस्कृति और सभ्यता विकसित होनी शुरू हो जाती है। देखो, यहाँ पढ़ते हैं कृषक बस्तियों का प्रसार। नदी घाटी में बस्तियों का घनत्व ज़्यादा था, ठीक है। लोहे के औजारों और उपकरणों का जो है वहाँ पर बहुत बड़े तौर पर प्रयोग होता था, खासकर लोहे के। दस्तीकरण विशेषज्ञ का विकास भी हुआ। दस्तकारी भी होती थी वहाँ। सिंचाई जैसे कई सारे सामान वहाँ मौजूद थे। उपज खेती थी वहाँ पर, ठीक है। धान की उपज बहुत अच्छी होती थी। लोहे के जो फाल होते थे यानी कि हाल होते थे, इनकी खेती की जाती थी। बैल और भैंसों को पाला जाता था। जोतने के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता था। ये हमने देखा है जो 19s की मूवी है, ठीक है, उनमें देखोगे तो आप खेती किस तरीके से होती थी, तो बैलों को जो है पूरे खेतों में जुताया जाता था, जिससे वहाँ की सिंचाई होती थी। नदी के पानी को छोटी नालियों द्वारा खेतों में लाया जाता था। वहाँ पर धान और गन्ना भी उगाए जाते थे। मौसम की भरपूर जानकारी वहाँ से हमें मिलती है। अब देखो, राजा की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, तो भू राजस्व आय का भी स्रोत था एक कृषि, ठीक है। कृषि से ही जो है भू राजस्व भी आता था। भू यानी भूमि, और राजस्व की वसूली एक संगठित तंत्र द्वारा की जाती थी। भू राजस्व वसूली के लिए भद्र और नम्र व्यवहार करने के निर्देश देते थे। देखो, तमिल समाज की बात करते हैं, यानी कि साउथ की हम बात करेंगे कि साउथ में ये चीज़ कैसे एग्जिस्ट करती थी। साउथ समाज का स्वरूप आदिवासी था, ठीक है। वहाँ पर क्या थे, लोग आदिवासी थे। जंगलों में लोग ज़्यादा रहते थे। उस समय में गणचिन्ह पूजा, ठीक है, नातेदारी संगठन, जनजाति पूजा आदि प्रथा, ये सारी विकसित थी, विद्यमान थी। पूरी रीति रिवाज सारे कुछ विद्यमान थे, ठीक है। कृषि में परिवर्तन होने से सामाजिक संगठन जटिल हुआ।
पूजा और अनुष्ठानों में धार्मिक वर्ग था जिसे वैलन वेटाटुवन कहा गया था। ठीक है, पूजा और अनुष्ठान को तमिल लोग इस नाम से पुकारते थे। संगम कविताओं में सामंत कृषक बस्तियों में कृषकों का शोषण करते थे, जिसका एक बहुत बड़ा वर्ग जो है सामने आया था। दक्कन के समाज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब हम दक्कन भारत में बात करें लास्ट के पिछले 3 चैप्टर से, तो दक्कन में सनातन, बौद्ध, जैन ये तीनों ही धर्म के अनुयायी शामिल थे। ठीक है, सातवाहकों ने वैदिक ग्रंथ का संरक्षण किया। इन क्षेत्र ने बौद्ध धर्म का लोकप्रिय आंदोलन के रूप में भी जो है यहाँ पे फैलाव किया। ज़्यादातर विकसित होने वाला जो धर्म था वो था बौद्ध धर्म। इस धर्म में अधिकांश व्यापारी, दस्तावेजी, ठीक है, यही थे, दस्तकारी ये सब थे। समाज 4 वर्गों में विभाजित था। और कौन कौन से वर्ग था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का ये आपका होमवर्क है। लोगों को उनके व्यवहार के अनुसार संबोधित करने की प्रथाएं थी। यहाँ पे देखो कुछ शब्द हैं जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए प्रयोग किए जाते थे। जो हलक चलाए थे उनको हलवाई बोलते थे। गोलिक यानी कि गड़िला, गोडिल मतलब जो भेड़ होते थे, बकरी होते थे, ये उनको बोला जाता था। ठीक है, भेड़ बकरी इन सबको। वृत्तिक यानी कि बढ़ई को बोला जाता था। जो बुनकर होता है उसको कोलिक कहा जाता था। विभिन्न व्यवसाय स्तर वहाँ पर शामिल थे। समाज की सामान्य विशेषता और संयुक्त परिवार था। सबसे बड़ी बात वहाँ के समाज में ये है। महिलाओं को भी समाज में कई विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान भी मिला है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि वहाँ के लोग अर्थव्यवस्था में लेन देन कैसे करते थे। ठीक है, तो देखो स्थायी सिक्के थे वहाँ और रोमन के सिक्के थे। 2 ही चीज़ें थी लेन देन में। वहाँ पे एक स्थायी सिक्के थे और रोमन सिक्के थे। स्थायी सिक्कों को पहले हम देखते जो कि वहाँ की आम जनता यूज़ करती थी। तमिल साहित्य में काशु, ठीक है, काशु, कनम, पोन, वेनपोन इत्यादि सिक्कों की जानकारी मिलती है। सिक्कों के नाम हैं। सिक्के विभिन्न प्रकार की धातुओं से बनाए जाते थे। तांबा, सीसा, पोटीन, चांदी, ये हमने ऑलरेडी 15 चैप्टर में पढ़ा था। रोमन सिक्कों की बात करें तो तमिलनाडु और केरल में भारी मात्रा में रोमन सिक्के पाए गए हैं। और रोमन सिक्के पाने का जो पुरातत्वविद यानी कि इतिहासकार का मानना है कि व्यापार की वजह से ही यहाँ पर रोमन सिक्के पाए गए हैं। रोमन सिक्के और आहत सिक्के जो सातवाहकों द्वारा चालू किए गए थे। देशों के शासक प्रचलित थे और इनका भार भी एक जैसा था। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 16। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अब BHIC 101 यानी कि जो आपका BHIC नहीं है, प्लीज़ आप एक बार कोड चेक कर लीजिएगा। जो 101 का कोड रहेगा आपका पॉलिटिकल साइंस का, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अंतिम चैप्टर था ये आपके सिलेबस का, एक चैप्टर को छोड़ के, जो कि 17वां चैप्टर है, वो भी हम कवर कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको हम ये वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।